हेलो एवरीवन, वंस अगेन यूर ऑल वेलकम टू एंट्रेंस इन्वेस्टिगेशन। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम नेक्स्ट रिवीजन चेकलिस्ट बनाने वाले हैं। बायनोमियल थ्योरम को हम रिवाइज करेंगे। बायनोमियल एक ऐसा चैप्टर है जो कॉम्बिनेट्रिक्स में एक इजी टॉपिक होता है और इससे जनरली जेईई मेन में बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं। तो बेसिकली जेईई मेन की मैथमेटिक्स काफ़ी इजी होती है। पर बायनोमियल थ्योरम एक ऐसा चैप्टर है जो कि हमारा काफ़ी इजी होता है, प्रोवाइडेड हम इसके कुछ सेक्शन को अगर हम लीव कर दें तो वो काफ़ी इजी सेक्शन इजी चैप्टर में काउंट होता है। तो चलिए बायनोमियल के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात, बायनोमियल बायनोमियल का मीनिंग क्या है? बायनोमियल थ्योरम है ना चैप्टर का नाम। तो थ्योरम यानी कि कोई प्रूवन रिजल्ट, और बायनोमियल बायनोमियल यानी कि दो टर्म वाला एक्सप्रेशन। जैसे कि यहाँ पर x प्लस वाई जो है वो एक बायनोमियल की तरह काम कर रहा है। दो एल्जेब्रिक टर्म्स बायनोमियल बनाती हैं। थ्योरम कहती है कि x प्लस वाई की पावर n को आई कैन राइट इन पावर्स ऑफ x की पावर x एंड y की पावर्स में हम इसे लिख सकते हैं। वेर इट इज एक्चुअली द प्रूवन स्टेटमेंट इज nc0 x की पावर n प्लस nc1 x की पावर n माइनस वन y प्लस nc2 x की पावर n माइनस टू y स्क्वायर प्लस nc3 x की पावर n माइनस थ्री y क्यूब एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। किसी भी r के लिए ncr x की पावर n माइनस r y की पावर r और फिर किसी ncn y रेज टू द पावर n। तो बेसिकली यहाँ से एक एक पावर कम करते जाना है, इधर बढ़ाते जाना है। पावर कम की पावर बढ़ाई, पावर कम की पावर बढ़ाई एंड सो ऑन, ये वाला सिलसिला चलता गया। तो दिस इज द जनरल बायनोमियल एक्सपेंशन, दिस इज द जनरल बायनोमियल एक्सपेंशन। ओके, कंडीशन कंडीशन ऑब्वियस सी बात है हमारा यहाँ पर, जैसे इसने r के लिए बात की, r फ्रॉम 0 to n, तो r मस्ट बी एन इंटीजर नेचुरल नंबर, r कैन बी w होल नंबर। ओके, n must be a natural number. This is the criteria for binomial expansion in this format. Okay? In this particular format जब हमें करना है तो हम इसमें ये वाला तरीका अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखिए जनरल टर्म r प्लस वनथ टर्म के लिए बात हो रही है। जनरल टर्म टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर वाई रेज टू द पावर r। ओके, तो हम इसे समझ सकते हैं बायनोमियल एक्सपेंशन से। x प्लस वाई रेज टू द पावर n के एक्सपेंशन की बात करें तो दैट इज एन सी जीरो एक्स रेज टू द पावर n वाई रेज टू पावर जीरो प्लस एन सी वन एक्स रेज टू द पावर n माइनस वन वाई रेज टू द पावर वन एंड सो ऑन, ऐसे चलता है। लेट्स से एक और लिख लेते हैं, एन सी टू एक्स की पावर n माइनस टू वाई स्क्वायर, और ऐसे चलता गया। ओके, तो ये हमारी कौन सी, देखो ये हमने टर्म वन कंसीडर की, ये टर्म टू आएगी और ये टर्म थ्री आएगी। तो टर्म थ्री अगर मुझे लिखना है तो वो एन सी टू एक्स की पावर n माइनस टू वाई की पावर टू आता है। ये वाली चीज, ये वाली चीज, ये वाली चीज सेम है। तो अगर यहाँ पर हम और देखें, वन है तब हमारी सेकेंड टर्म है, जीरो है तब हमारी फर्स्ट टर्म है, क्योंकि हमारी सीक्वेंस जीरो से स्टार्ट हो रही है। देन आई कैन से कि मुझे टी वन इज इक्वल टू एन सी जीरो एक्स की पावर n वाई रेज टू पावर जीरो। ओके, सो टी आर को आई कैन राइट एज NCr minus 1 x raised to the power n minus r plus 1 y raised to the power r minus 1। ये वाला सेम है। इनके कोफिशिएंट्स, इनकी जो पावर्स हैं उनका सम n होना चाहिए, ये एक कंडीशन होती है। तो टी आर प्लस वन, इफ आई हैव टू राइट टी आर प्लस वन, इसी में r को r प्लस वन से रिप्लेस किया तो ये एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर वाई रेज टू द पावर r बन जाता है। देखो, आरथ टर्म भी याद कर सकते थे, बट ये याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये याद करना रिलेटिवली इजियर है। तो इसीलिए इसे याद रखना है कि टी आर प्लस वनथ टर्म के लिए बात हो रही है, आर प्लस वनथ टर्म। तो द टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर वाई की पावर आर। ओके, क्वाइट सिंपल। नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं। मिडल टर्म का मीनिंग क्या है? देखो, सबसे पहले मिडल टर्म से पहले विल कैलकुलेट द नंबर ऑफ टर्म्स।
इन एक्सपेंशन। देखिए x प्लस वाई रेज टू द पावर n है, तो इसमें t1 होगी, t2 होगी एंड सो ऑन, कुछ r लेट्स से k टर्म्स हैं। तो अब हमें k को आइडेंटिफाई करना है कितना है। तो हमने अगर इसका एक्सपेंशन देखा तो वो nc0 x की पावर n y की पावर 0 प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1 y एंड सो ऑन ऐसे चल रहा था। एट लास्ट ncn x की पावर x की पावर 0 y की पावर n ये बनता है। तो 0 से लेकर के n यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं दे आर एक्चुअली n प्लस वन इन नंबर, क्योंकि 1 से लेकर के n और एक 0 से लेकर के n में फर्क है। 1 से लेकर के n में n टर्म्स हैं और 0 से लेकर के n में n प्लस 1 टर्म्स हैं। तो हम इसे जनरलाइज करने के लिए कह सकते हैं कि जो पावर है उससे एक टर्म ज्यादा तक हम निकाल सकते हैं, क्योंकि r अपना रेंज यहीं पे रखेगा 0 से लेकर के जो हाईएस्ट पावर है ना वहां तक रखेगा, वेयर r बिलोंग्स टू नेचुरल या होल नंबर्स, वॉट एवर द केस में बी। ओके, तो यहाँ पर ये दो कंडीशंस हमारे पास रहेंगी ही रहेंगी, तो इसीलिए आई कैन से कि ये एज इट इज इधर रहेंगे। तो हम कह सकते हैं कि अगर nth टर्म्ड सीक्वेंस है, ओके सॉरी nth पावर की सीक्वेंस है, nth पावर का बायनोमियल एक्सप्रेशन है, तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी, n प्लस वन। ओके, तो मतलब एक टर्म ज्यादा निकलेगी। ओके, तो अब हम इसे थोड़ा सा और समझते हैं। अगर x प्लस वाई रेज टू द पावर n है, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, n प्लस वन होंगी। ओके, अब ध्यान से देखिए, अगर n प्लस वन ऑड है तो हमारी मिड टर्म क्या होगी, मिडिल टर्म क्या होगी। देखो अगर ऑड है, अगर 1 3 5 ये तीन नंबर्स का सेट है, ये ऑड है, तो हमारी 3 होती है ना मिडिल टर्म, यानी कि हमारी नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड होती है तो हमारी मिड टर्म होती है n+1/2। ओके, यानी कि मिड टर्म क्या हो जाएगी, जो मिडिल मोस्ट टर्म है, अगर n+1 टर्म्स है तो वो t ऑफ n+1 + 1/2th टर्म होगी, यानी कि t ऑफ n+2/2th टर्म होगी, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर n+1 ऑड है, ऑब्वियस सी बात है, अगर n+1 ऑड है तो n क्या होगा, इवन होगा। ठीक है, तो उसने n के लिए बात की, n इवन है तो इसमें एक ही मिडिल टर्म आएगी, ओनली वन मिडिल टर्म, विच इज गिवन बाय t ऑफ n माइनस n/n+2/2 इज इक्वल टू n-2। अच्छा, इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो इसमें हम r लिख सकते हैं। देखो ये r+1 होगा मेरा n+2/2, तो r मेरा n/2 हो जाएगा। ओके, जब ये इसे आ जाएगा तो ये आ जाएगा n(n/2) x रेज टू द पावर n/2 y रेज टू द पावर n/2। हालांकि वो ऑटोमेटिकली लिख सकते हैं, हमें r तक पहुंचना है और उसके बाद तो हम जनरल टर्म से लिख सकते हैं। और अगर n+1 इवन है, यानी कि अगर हमारा केस है कि n हमारा ऑड है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी, नंबर ऑफ टर्म्स इवन आ जाएंगी। और जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं, लेट्स से 1 2 3 4 चार टर्म्स हैं हमारे पास, इवन टर्म्स होती हैं, तो जैसा हम स्टैट्स में पढ़ते हैं बस उसी तरीके से सोचो कि यहाँ पर चार टर्म्स हैं, तो हम कह देते हैं कि सेकंड और थर्ड टर्म हमारी मीडियन है, यानी कि मिड मोस्ट टर्म्स को कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो इफ n is odd then number of terms n+1 is even, and in that case हमारी मिडिल जो टर्म्स हैं वो t ऑफ n+1 टर्म्स हैं, तो बाय 2, एंड t ऑफ n+1/2 प्लस 1th टर्म्स जो हैं, ओके, दे आर माय मिडिल टर्म्स। ठीक है, तो ये हमारा आ जाता है तरीका। अब इसमें ध्यान देना, इसमें अगर हम जैसे जैसे सॉल्व करेंगे ना, तो यहाँ पर अगर एक ऐसे आ जाएगी, देखो ऑब्वियस सी बात है, भले ही यहाँ पर दो मिडिल टर्म्स हो, पर यहाँ पर ये NC(x) वाला, जो NC(r) वाला कोफिशिएंट, ये हमारा सेम रहेगा। ओके, जब आप प्रॉब्लम्स करेंगे ना इसमें, तो आप रियलाइज करेंगे वो कुछ अगर 3C2 बनेगा तो दूसरा 3C1 बनेगा, हालांकि 3 में तो होगा ही नहीं ना, कि ऑड है ना, हाँ हो सकता है 3 में n ऑड है, तो उस केस में 3C2 एक तरफ बनेगा, एक तरफ 3C1 बनेगा।
तो ये दोनों वाला कोफिशिएंट अलग है। ऑब्वियस सी बात है, पावर में जो चेंज आएगा उसकी वजह से हम दो मिडिल टर्म्स को कंसिडर कर सकते हैं, एल्स हमें एक मिडिल टर्म को कंसिडर करना है। नेक्स्ट है हमारा टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, सबसे पहली बात ये आएगी कब? जब भी कुछ इस तरीके का फॉर्मेट हो कि हमारे यहाँ पर जो पावर्स हैं, पावर्स ऑफ एक्स गेट कैंसल्ड, उस टाइम पर हमारे पास टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आ सकती। यानी कि अगर कुछ इस तरीके का है, इस टाइप का अगर हम कुछ कहें, है ना, जिसमें कुछ ऐसी कंडीशन आए जिसमें एक्स की पावर p इज इक्वल टू एक्स, मतलब p और q बराबर हो जाएं, p की पावर n माइनस आर इज इक्वल टू q की पावर r आ जाए, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा इसका जनरल टर्म लिखते हैं ना, एक बार जनरल टर्म लिखते हैं, देन द थिंग्स वुड बी मोर क्लियर। तो इसका जनरल टर्म लिखेंगे तो ये बन जाएगा एन सी आर, अच्छा टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर ए एक्स पी की पावर एन माइनस आर, फिर प्लस माइनस इंटू प्लस माइनस, ऑब्वियसली वो ऑटोमेटिकली आएगा बी इंटू सी एक्स की पावर क्यू की पावर आर आ जाएगा। तो अब हमारे पास टर्म्स कंटेनिंग एक्स मस्ट गेट कैंसल्ड आउट, जैसा कि हमारा टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का फिजिकल मीनिंग है। ओके, तो इसका मीनिंग है कि एक्स की पावर पी एन माइनस पी आर आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में मैं कोफिशिएंट से मुझे कोई मतलब नहीं, फिलहाल मैं ये एक रिलेशन प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, और यहाँ से एक्स की पावर क्यू आर आ जाएगा। ओके, तो ये वाली चीज और ये वाली चीज बराबर होनी चाहिए, तो पी एन माइनस पी आर मस्ट बी इक्वल टू क्यू आर, उसमें ही एक्स का कोफिशिएंट एक्स की पावर 0 होगी। ओके, तो यहाँ पर p इंटू एन माइनस आर इज इक्वल टू क्यू आर, या फिर हमें तो r के लिए सॉल्व करना है, तो r के लिए सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर np लिख सकते हैं q प्लस p इंटू आर, तो r आ जाता है np अपॉन p प्लस, तो जब आप इसमें r की जगह np अपॉन p प्लस q डालेंगे तो आपके पास यहाँ पर जो एक्सप्रेशन बनेगा वो x के इंडिपेंडेंट बनेगा। इसको आप एज अ रिजल्ट भी याद रख सकते हैं, ये ठीक ठाक रिजल्ट है और कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। नहीं भी याद रखेंगे तो तरीका आपको बता ही दिया है कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको पावर्स ऑफ एक्स को जीरो के, मतलब टोटल नेट पावर ऑफ एक्स को जीरो के इक्वेट करना है, यानी कि द वैल्यू ऑफ आर फॉर विच द एक्सपोनेंट ऑफ एक्स हैज टू बी जीरो, दैट इज द एंटायर आइडिया ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो दिस वाज टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो कि बायनोमियल थ्योरम में आपके सामने आते हैं, तो हम कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को प्रूव करेंगे। ओके, सबसे पहला एन सी एक्स इज इक्वल टू एन सी वाई, देन आइदर एक्स इज इक्वल टू वाई और एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू आर। ये कैसे आया इसे समझते हैं, सॉरी, तो एन सी एक्स इज इक्वल टू एन सी वाई, ठीक है, तो सिंपल है, एक्स इक्वल टू वाई होगा तो वो एन सी एक्स इज इक्वल टू एन सी एक्स बन जाएगा, विच इज ट्रू। ओके, तो पहला केस पर एन सी, इसको मैं अगर एन माइनस एक्स लिख दूं इज इक्वल टू एन सी वाई, तब भी तो ये इक्वेट हो सकते थे, तो एन माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई उस केस में आ जाएगा, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एन, यहाँ पर एन आना था, ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा इस तरीके से आ जाना था। ओके, ये हमारा एक कंडीशन हो गया। नेक्स्ट कंडीशन एन सी आर प्लस एन सी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन प्लस वन सी आर प्लस वन, ये एक कंडीशन है काफी इंपॉर्टेंट, सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल प्लस एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल इंटू आर प्लस वन फैक्टोरियल, इसको हमें सॉल्व करना है। ओके, तो n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल के और r फैक्टोरियल अगर मैं कॉमन लूँ तो यहाँ पर वन अपॉन n माइनस आर बचेगा यहाँ पर,
ओके, क्योंकि ये n माइनस आर फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज n माइनस आर इंटू n माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल। ओके, तो ये ऐसे बनेगा। सही है, जब ये ऐसा बन जाएगा तो यहाँ पर वन अपॉन एन माइनस आर बन जाएगा और यहाँ पर प्लस वन अपॉन आर प्लस वन बन जाएगा, क्योंकि आर प्लस वन फैक्टोरियल को भी हम वैसे लिख सकते हैं। तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल एज इट इज रहेगा। यहाँ पर n माइनस आर इंटू आर प्लस वन इसको लिखेंगे और यहाँ पर r प्लस वन प्लस n माइनस आर लिखेंगे। तो यहाँ पर ये कैंसिल होके n प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल यानी कि n प्लस वन का फैक्टोरियल बन जाएगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में n माइनस आर का फैक्टोरियल बन जाएगा और यहाँ पर r प्लस वन का फैक्टोरियल बन जाएगा। तो ये आ जाता है n प्लस वन सी आर प्लस वन। इसको एज इट इज ये लिख सकते हैं। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट रिजल्ट और ये क्लिक करना चाहिए पेपर में, ये बहुत बार पूछा जाता है। दिस इज अ वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड रिजल्ट दैट इज आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। तो अब हम जनरली दो रिजल्ट्स जो हैं वो लिख लेते हैं वापस। एन सी एक्स इज इक्वल टू एन सी वाई है, तो आइदर x इज इक्वल टू वाई और x प्लस वाई इज इक्वल टू n। ओके, क्योंकि ये y माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, फिर उसे इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा एन सी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन प्लस वन सी आर प्लस वन आ जाता है। ओके, ये हमने अभी अभी प्रूव किया। नेक्स्ट हम देखते हैं एक और रिजल्ट। तो अगर यहाँ पर ऐसा लिखा हो एन सी वन प्लस टू एन सी टू प्लस थ्री एन सी थ्री एंड सो ऑन प्लस n टाइम्स एन सी एन, इसको हमें कुछ वैल्यू देना है, तो हम इसकी वैल्यू क्या देंगे। ओके, ये हमारा पहला रिजल्ट था, पहले ही लिख लेते हैं। इसको करने के दो तरीके हैं, मैं आपको सिंपल वाला तरीका बताता हूँ। उससे पहले मैं एक पॉइंट बताना चाहूंगा जो आपको याद रखना है। देखो, एनसीआर को हम लिख सकते हैं n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। ओके, तो अगर मैं इसे n इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल लिखूं अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल एज इट इज लिखूं और इंटू आर माइनस वन का फैक्टोरियल लिखूं, तो ये वाली जो चीज है, अगर मैं n बाय आर बाहर ले लूं तो यहाँ पर n माइनस वन फैक्टोरियल ओवर आर माइनस वन फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल लिखा हुआ है। तो ये n माइनस वन माइनस ऑफ आर माइनस वन का फैक्टोरियल लिखा हुआ है एक तरह से। ओके, ये जब इस तरीके से लिखा गया है तो इसको हम एज इट इज इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये वाली चीज n माइनस वन सी आर माइनस वन बनती है। ओके, तो इसीलिए हम एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट याद रख सकते हैं कि एन सी आर इज इक्वल टू n बाय आर इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन। इससे हम बहुत सारे रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली अभी प्रूव करते रहेंगे। वन ऑफ देम दैट इज टू बी रिमेंबर्ड इज दिस रिजल्ट। ओके, तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको हम नोट कर लेते हैं साइड में। तो साइड में हम इसके लिख देते हैं, थोड़ी सी जगह बनाकर इसको थोड़ा सा यहाँ से क्लियर करेंगे और थोड़ी सी जगह बनाएंगे। जस्ट अ मोमेंट। फाइन, जितना क्लियर हो गया चलेगा। ओके, तो एन सी, अगर यहाँ पर हम एक पॉइंट लगा दें तो एन सी आर कैन बी रिटन एज एन बाय आर इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन। देख लो, यहाँ से n बाय आर ले लिया और उससे एक एक माइनस करके ये ऐसे लिख सकते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट थिंग है। देखो, ये वाली जो चीज लिखी, ये एक तरह से सिग्मा लिखा है फ्रॉम r इक्वल टू वन टू n। क्या लिखा हुआ है, r इंटू एन सी आर लिखा हुआ है। ध्यान से देखो, टू इंटू एन सी टू, आर इंटू एन सी आर। देखो, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म वो सारा सेट बैठ रहा है। ठीक है, इसका अगर हम इस सम को s माने तो ये इस तरीके से लिखा हुआ है। अब इस रिजल्ट को यूज कर सकते हैं क्या, आंसर कर सकते हैं। एन बाय आर लिख लो इसे, तो आर इक्वल टू वन टू एन, आर टाइम्स एन बाय आर इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन आ जाता है। आर से आर कैंसिल हो जाता है, तो एन सिग्मा आर इक्वल टू वन से लेकर के एन माइनस वन सी आर माइनस वन आ जाता है। तो अब हमें ये देखना है, ये एक तरह से क्या चीज लिखी हुई है। ये लिखा है एन टाइम्स एन माइनस वन सी जीरो प्लस एन माइनस वन सी वन प्लस एन माइनस वन सी टू
एंड सो ऑन, एंड लास्ट में प्लस n-1c n-1। तो ये वाली जो चीज लिखी है ये एक तरह से सम ऑफ ऑल बायनोमियल कोफिशिएंट्स है। ओके, तो एक बार हम सम ऑफ ऑल बायनोमियल कोफिशिएंट्स भी प्रूव करते हैं। सम ऑफ ऑल बायनोमियल कोफिशिएंट्स प्रूव करके वापस आते हैं। अच्छा, सबसे पहले कंसीडर करते हैं 1 plus x raised to the power n. If I consider 1 plus x raised to the power n, so I can write it as nc0 x की पावर 0 plus nc1 x plus nc2 x square, जो हमारा स्टैंडर्ड बायनोमियल में हम कर सकते हैं। पुट x इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये तो एक इक्वेशन है तो हम दोनों साइड 1 पुट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 2 की पावर n इज इक्वल टू nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस सो ऑन अप टू ncn, राइट। अच्छा, इनफैक्ट अगर मैं, ये हमारा 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n के लिए है, ठीक है। अगर मैं n को n-1 से रिप्लेस कर दूं तो क्या इस रिजल्ट पे इफेक्ट पड़ेगा? आंसर इज क्यों पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि ये n-1 तक रुकेगा। तो अगर मैं n को n-1 से रिप्लेस करूं तो ये 2 की पावर n-1 लिखा जाएगा। ये n-1 c0 प्लस n-1 c1 प्लस n-1 c2 एंड ऐसे n-1 c n-1 बन जाएगा। तो ये भी सम ऑफ ऑल बायनोमियल कोफिशिएंट्स है, बस उसकी डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज होगी, ठीक है। इस पैटर्न से मैं क्या ऑब्जर्व करता हूं? इस पैटर्न से मैं एक चीज ऑब्जर्व करता हूं कि सम ऑफ ऑल बायनोमियल कोफिशिएंट्स, सम ऑफ ऑल बायनोमियल कोएफिशिएंट्स निकालना हो तो वो आ जाएगा आपका सिंपल बायनोमियल कोफिशिएंट है, बायनोमियल कोफिशिएंट, ठीक है ना। बायनोमियल कोफिशिएंट क्या होता है? NCR, जैसे हमारा TR इज इक्वल टू NCR x की पावर n माइनस आर y की पावर r होता है ना जनरल टर्म। तो x और y के हमें कोई मतलब नहीं है, ये हमारा सिर्फ इकलौता जो चीज लिखी है, दिस इज द बायनोमियल कोफिशिएंट। ओके, तो दिस इज द ओनली द थिंग विच इज द बायनोमियल कोफिशिएंट। तो अगर मुझे इधर सम लिखना हो इन्हीं बायनोमियल कोफिशिएंट्स का तो 2 की पावर k आ जाएगा। फिर अगर हम 1 प्लस एक्स की पावर k के लिए देख रहे हैं तो बेसिकली हम अगर हम ऐसे देख रहे हैं KC0 प्लस KC1 से लेकर के KCK तक, तो उसका सम आ जाएगा 2 रेज टू द पावर k। तो इस रिजल्ट को भी हम एज इट इज लिख लेते हैं, सम ऑफ ऑल बायनोमियल कोफिशिएंट्स इज 2 रेज टू द पावर n। और इस वाले केस के लिए हम n-1 n को रिप्लेस कर सकते हैं, तो सम ये 2 रेज टू द पावर n-1 आ जाता है। तो इसी से हम फाइनली इस कंक्लूजन पे आते हैं, इस कंक्लूजन पे आते हैं कि ये जो भी लिखा हुआ है, इतना सारा जो लिखा हुआ है, ये सिंपली एक फाइनल रिजल्ट पे लाई करेगा। ओके, और वो जो फाइनल रिजल्ट है उसको याद भी रख सकते हैं और प्रूव करने का तरीका बता दिया। तो n इंटू 2 की पावर n-1 आ जाएगा वो रिजल्ट। दिस इज अ गुड थिंग अगर आपको ये याद रहता है। ओके, चलिए और देखें, और देखते हैं। चलिए, तो हाँ, ये हमने बता दिया कि हम बायनोमियल कोफिशिएंट्स का सम 2 रेज़ टू पावर n होता है, ये हम भी हमने बता दिया। और हम अगर देखें और भी देख सकते हैं, अगर मैं 1 प्लस एक्स रेज़ टू द पावर n कंसीडर करूं तो वो nc0 प्लस nc1x प्लस nc2x स्क्वायर एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारे प्लस ncn x रेज़ टू द पावर n लिखा जा सकता है। अगर मैं इसे वापस लिख लूं, n1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू nc0 प्लस nc1x प्लस nc2x स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस ncn x रेज़ टू द पावर n। ओके, इसमें मैं x को 1 डाल दूं और इसमें मैं x को -1 डालूं तो मेरे पास दो इक्वेशंस बनेंगी। इस वाली में तो -1 डाल के तो 0 ही बनेगा, तो nc0 माइनस nc1 प्लस nc2 माइनस nc3 एंड सो ऑन प्लस -1 रेज़ टू द पावर n ncn लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर x की क्या पावर है उस पर डिपेंड कर रहा है, तो -1 की पावर n इंटू ncn लिख सकते हैं। और इधर से लिखना हो तो वो nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 एंड सो ऑन ऐसे लिख सकते हैं। तो इससे हमें एक रिजल्ट मिल गया कि nc0 प्लस nc2 प्लस nc4 एंड सो ऑन, मतलब सम ऑफ ऑल द इवन बायनोमियल कोएफिशिएंट्स इज इक्वल टू nc1 प्लस nc3 एंड सो ऑन, सम ऑफ ऑड बायनोमियल कोएफिशिएंट्स। ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट
जो याद रखना है कि इवन कोफिशिएंट और ऑड कोफिशिएंट। ओके, ये एक रिजल्ट हो गया। तो अब ये भी रिजल्ट याद हो जाएगा आप लोगों को। ओके, सही है। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करूं तो मेरे इवन ऑड ऑड वाले पार्ट्स तो कैंसिल होते आएंगे। तो हमारे यहाँ पर दो बार आ गए सारे सम ऑफ इवन कोफिशिएंट्स। ओके, इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर n। तो सम ऑफ ऑल इवन कोफिशिएंट्स इज 2 रेज टू द पावर n माइनस 1 आ जाता है। ओके, तो हम कह सकते हैं कि सम ऑफ ऑल इवन कोफिशिएंट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑड कोफिशिएंट which is actually equal to 2 raised to the power n minus 1। ये भी एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। इसके अलावा हम एक और रिजल्ट देखेंगे। अच्छा, एक और रिजल्ट देख लेते हैं। ओके, तो अगर हमारे पास यहाँ पर ऐसा कुछ हो, NC0 का स्क्वायर प्लस NC1 का स्क्वायर प्लस NC2 का स्क्वायर प्लस NC3 का स्क्वायर एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारे टर्म्स लिखा हो NCn के स्क्वायर तक, तो इसको हम याद रखेंगे। इसको याद रखना, इसका वैल्यू आता है 2NCn। जब हमारे स्क्वायर्स ऑफ बायनोमियल कोफिशिएंट्स आते हैं तो वो 2NCn होता है। प्रूफ प्रूफ देखना है तो एक ट्रिक होती है इसे सॉल्व करने की, मैं ट्रिक से बताऊंगा। प्रूफ इज बिट लेंदी, उसको अवॉइड भी किया जा सकता है अगर आपको ये ट्रिक पता है। ओके, तो अगर मैं इसमें जनरल टर्म लिखूं, इसकी जनरल टर्म क्या आ जाएगी, NCR का स्क्वायर। तो NCR इंटू NCR इसकी जनरल टर्म है। इस वाली चीज को NCR लिख सकते हैं और इस वाली चीज को NCn माइनस R लिख सकते हैं। ओके, तो अब कुछ नहीं करना। जब यहाँ पर ऐसा कुछ फॉर्मेट बन जाए जिसमें R कैंसिल आउट हो रहा हो और मेरे पास कोई चीज प्रोडक्ट में दी गई हो, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम इंडिविजुअली इनको ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 2n C R और n माइनस R है, तो इन दोनों को ये अपने आप में कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर 2NCn बच जाएगा। ओके, ये ऐसे प्रूवन रिजल्ट है। ठीक है, कभी हम जब इसको वापस करेंगे तब देखेंगे इसका प्रूफ, फिलहाल ऐसे आ जाएगा। ओके, अगर हमें ऐसा कुछ दिया होता NC0 NC2 प्लस NC1 NC3, मतलब ऐसा कुछ रिजल्ट होता तो वो ऐसा कुछ है NCR प्लस 2, ऐसा कुछ है ना इसका जनरल टर्म। तो इस जनरल टर्म को पहले तो ये कैंसिलेशन वाला फॉर्मेट बनना चाहिए, तो इसको NCn माइनस R लिख लेते हैं। देखो, कैंसिल करना काफी इंपॉर्टेंट है ना, R को हमें हटाना है क्योंकि R हमारा स्टैंडर्ड जनरल टर्म का समेशन है जिसमें R को हटा के हमें आंसर लिखना होता है ना। तो ये हम ऐसे लिखेंगे, R से R कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो 2NCn प्लस 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसे एज अ ट्रिक याद करें। पर सम ऑफ ऑल बायनोमियल कोएफिशिएंट्स 2 रेज़ टू द पावर n होता है, दिस इज टू बी रिमेम्बर्ड। ओके, तो ये अपन का हो गया बायनोमियल की कुछ प्रॉपर्टीज, बायनोमियल थ्योरम के कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। NCX इज इक्वल टू NCY, x इक्वल टू y, या सम उनका n होना चाहिए। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इस वाली चीज को भी प्रूव कर देती है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, ये RNCR टाइप कुछ है, तो आप इसे एज अ सीरीज भी कंसिडर कर सकते हैं। ओके, और ये हमने देखा हुआ है, NC0 का स्क्वायर NC1 का स्क्वायर, तो वो 2 रेज टू द पावर 2 रेज टू पावर n। अच्छा हाँ, 2 रेज टू पावर n क्यों लिखा है, यहाँ 2NCn होना था। और सम ऑफ ऑल बायनोमियल कोएफिशिएंट 2 रेज टू पावर n होता है, और सम ऑफ even binomial coefficients is equal to sum of odd binomial coefficients which is 2 raised to the power n minus 1 होता है। These are some important results which are to be remembered, और इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं और हो सकता है अगले सालों में भी आते रहे। तो ठीक है गाइस, नेक्स्ट पॉइंट पर हमारा आता है ग्रेटेस्ट बायनोमियल कोएफिशिएंट। तो मैंने आपको बताया बायनोमियल कोएफिशिएंट क्या होता है। बायनोमियल कोएफिशिएंट NCR होता है, टू बी मोर एग्जैक्ट। तो हमें इसका वैल्यू ग्रेटेस्ट चाहिए। तो ये एक तरह से शुरू में देखो NCR, क्योंकि NCn माइनस R के बराबर होता है, तो इसकी मैक्सिमम ये ऐसे चलता जाएगा। तो अगर NCR लेट से बढ़ रहा है और हमारा फाइनली उसे पहुंचना है n माइनस R तक, सच दैट वो इक्वालिटी होल्ड करे। तो यहाँ पर एक लेवल इक्वली होल्ड करेंगे तो कहीं ना कहीं वो पीक आई होगी,
और वो पिक सिमेट्रिकली आई होगी, क्योंकि यहाँ पर सिमेट्रिक है ये अपने में रिजल्ट, तो ये सिमेट्रिकली आई होगी और वो तब आएगी होगी जब ये दोनों बराबर होंगे। तो व्हेन r इज इक्वल टू n माइनस आर होगा, ये ऐसे चलता है ना बायनोमियल में, दिस इज बाय डेफिनेशन ये ऐसे चलेगा। तो इसका हमारे पास ये इफेक्ट आएगा कि 2r आ जाएगा n, तो r जब n बाय 2 होगा, ठीक है, प्रोवाइडेड दैट n इज इवन, r जब n बाय 2 होगा तो हमारे पास ये ऐसे आएगा, ओके, nc n प्लस n बाय 2 आएगा। पर अगर बाय चांस r n अगर हमारा ऑड हो जाए, तब क्या करेंगे? तब हमारा कुछ इस तरीके से आएगा, यहाँ पर कहीं इक्वालिटी होल्ड करते हुए फ्लैटन हो जाएगा कर्व, ठीक है। ये अगर हम इसको एज सच, ये हम वैल्यू प्लॉट कर रहे हैं, वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू आर अगर हम प्लॉट कर रहे हैं, तो देखो यहाँ से सिमेट्रिक होना चाहिए, यहाँ से रिजल्ट सिमेट्रिक चल रहा है, ठीक है। पर यहाँ पर एनसीआर यहाँ पर एनसीआर है, यहाँ से एनसी एन माइनस आर है। मुझे पता है एक अगर एनसीआर है और दूसरा अगर एनसी एन माइनस आर है, तो अगर ये ऑड है तो ये वाला इवन होगा, पर वैल्यू सेम है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये वाला भी हमारा ग्रेटेस्ट टर्म हो सकता है और ये वाला भी ग्रेटेस्ट टर्म हो सकता है। तो उसके लिए हमने ये वाले कंसीडर कर लिए। इसका जो n बाय 2 है, वो एक्चुअली n बाय 2 को हम लिख सकते हैं n माइनस 1 बाय 2 प्लस n प्लस 1 बाय 2, ऐसे लिख सकते हैं क्या? देखो जरा लिख सकते हैं कि नहीं। ये डिवाइड बाय 2 एक और होगा मेरे हिसाब से, तो एक और हो सकता है डिवाइड बाय 2 n और 2n, हाँ एक और डिवाइड बाय 2। तो बेसिकली हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इसके मीन्स की फॉर्मेट में, ठीक है, इन दोनों का मीन करके ये आ जाएगा। तो यहाँ कहीं वाली वैल्यू को हम, क्योंकि हमारे पास फ्रैक्शनल यहाँ पर ये नहीं हो सकता, दे आर सपोज टू बी होल नंबर्स, r इज सपोज टू बी अ होल नंबर, इसीलिए हमें ये ध्यान रखना है कि ये इस तरीके से सेट बैठे, राइट। तो ये हमारा ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट था। ऑड होगा n, तो ऑटोमेटिकली वो उसको पहले इवन बना लेना, तुम आगे वाला बनाओगे पीछे वाला बनाओगे, वो ऑटोमेटिकली सेट आएगा। और अगर n इवन है तो बेसिकली इसको और भी इस तरीके से भी सोच सकते हैं, देखिए इसको अगर सोच सकते हैं n अगर ऑड है, ठीक है, तो n बाय 2 हमारे पास फ्रैक्शन आएगा, तो n बाय 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लीजिए और उसमें एक ऐड कर दीजिए, उससे भी आ जाएगा। और n बाय 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लेंगे, ठीक है, तो n बाय 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो वो पिछला इंटीजर और अगला इंटीजर भी आ जाएगा। हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना, सिंपली ऐसे याद रखो कि ये इस तरीके का मीन्स की तरह का फॉर्मेट बन रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो इसको हमें एक बार थोड़ा सा साफ करके देख लेते हैं वापस। इवन है तो सीधा n बाय 2, और ऑड है तो वो n बाय 2 के मीन्स के फॉर्मेट में दो बायनोमियल कोएफिशिएंट ग्रेटेस्ट मिलेंगे। ओके गाइस, नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करें। नेक्स्ट आता है ग्रेटेस्ट टर्म इन बायनोमियल एक्सपेंशन। इसको हम जरा प्रूव करेंगे, इस रिजल्ट को प्रूव करेंगे। वी आर सिंपली कंसीडरिंग अ प्रूफ, ओके। तो अगर हम प्रूव करें x प्लस वाई रेज टू द पावर n में मुझे ग्रेटेस्ट टर्म बतानी है। अच्छा, पिछले आर्टिकल में हमने ग्रेटेस्ट बायनोमियल कोफिशिएंट बताया, पर अब हमें ग्रेटेस्ट टर्म बतानी है। तो इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि अगर हम ये हमारी जनरल टर्म होती है ना, टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन, तो बायनोमियल कोफिशिएंट बस इसको कंसीडर करते हुए लिखा जाता है। बट ये ओवरऑल जब लिखा जा रहा है, जब ये चीज ओवरऑल लिखी जा रही है, तो हमें x और y के वैल्यूज को भी कंसीडर करना पड़ेगा, ओके। तो इस केस में जब हम ग्रेटेस्ट टर्म निकालेंगे, तो हम इस तरीके से जाएंगे कि हमारी लेट्स से टी आर प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू टी आर, इस मेथड से जाएंगे so दैट हम इसे निकाल सके। तो टी आर प्लस 1 फॉर x प्लस वाई रेज टू द पावर n, कंसीडर टी आर प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू टी आर, देन इस वाली चीज को हम लिख सकते हैं एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर वाई की पावर r ग्रेटर देन इक्वल टू एन सी आर माइनस 1 एक्स की पावर n माइनस आर प्लस 1 वाई की पावर r माइनस 1 n माइनस, ऐसे लिखा है r माइनस 1 को, ये वाली चीज डायरेक्टली लिखी जा सकती है। ओके गाइस, ये वाली टर्म और ये ऐसे कैंसिल हो जाएगा, r माइनस 1 और r कैंसिल हो जाएगा। तो व्हाट वी आर लेफ्ट विद इज एन सी आर वाई is greater than equal to ncr minus 1 x, okay।
तो अब ये इधर ले जाइए और ये इधर ले जाइए, तो यहाँ पर ये बच जाएगा एनसीआर इज ग्रेटर देन इक्वल एनसीआर अपॉन एनसीआर माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। ओके, ये वाली जो चीज है ना, ये भी याद रखनी है कि कंसेक्यूटिव टर्म्स है एनसीआर अपॉन एनसीआर माइनस वन, तो ये आर माइनस वन के बाद आर आता है, तो इसको हम डायरेक्ट एज अ देखो एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल बनेगा, आर माइनस वन का फैक्टोरियल बनेगा, आर माइनस वन का फैक्टोरियल, और यहाँ पर सिर्फ आर बच जाएगा, एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से ये फैक्टोरियल कैंसिल होगा, तो यहाँ पर एन माइनस आर प्लस वन बाय आर बन के आएगा। तो इसे एज सच याद रखें कि ठीक है, तो ऐसे याद रखें, छोटी टर्म में इन दोनों का हम डिफरेंस देखेंगे तो एन माइनस आर माइनस वन लिख सकते हैं अपॉन बड़े वाले का आर। ओके, तो एन माइनस आर माइनस वन यानी कि एन माइनस आर प्लस वन बाय आर लिखा हुआ है। ओके, तो मैं इसी पे वापस आ जाता हूँ, तो हम कह सकते हैं कि एक्स, अच्छा अगर हम एक्स बाय वाई देखें तो दैट दिस एन माइनस आर प्लस वन बाय आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। तो मुझे सॉल्व किसके लिए करना है, आर के लिए सॉल्व करना है, क्योंकि मुझे आर के लिए सॉल्व करना है तो मुझे पता है टी आर प्लस वन मेरी ग्रेटेस्ट टर्म है। ओके, लेट द ग्रेटेस्ट आई हैव कंसीडर्ड दैट आर प्लस वनथ टर्म इज माय ग्रेटेस्ट टर्म। तो बेसिकली अगर मैं आर निकाल लूंगा तो मेरे पास वो ग्रेटेस्ट टर्म निकालने के लिए एक वो आ जाएगा। तो अगर मैं इक्वालिटी कंसीडर करूं फॉर द टाइम बीइंग, इफ आई एम कंसीडरिंग इक्वालिटी, या उसकी भी जरूरत नहीं, हम सीधे इसे सॉल्व करें तो वो एन वाई प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई टाइम्स आर आ जाता है। तो ये आ जाता है एन प्लस वन टाइम्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर। मतलब आर या तो इससे बड़ा या तो इससे छोटा है या इसके बराबर है, तब हमारे पास ये कंडीशन आ जाती है कि n प्लस, अच्छा इसने ऐसे कैसे लिख लिया, इसने x प्लस ए रेज टू द पावर n के लिए लिखा है, मैंने x प्लस वाई, तो a को y से रिप्लेस कर लीजिए, y से अगर हम इसे डिवाइड भी कर लें सो दैट इसका फॉर्मेट आ जाए तो ये y ऐसे आ जाएगा, तो x बाय वाई प्लस वन आ जाएगा। अब देखो यार, r इससे छोटा या इससे बड़ा हो, r इससे छोटा या इसके बराबर हो सकता है, जब ये वाली चीज इंटीजर आ जाएगी तो वो इक्वालिटी होल्ड करेगा क्योंकि आर अपने में ही एक इंटीजर है। परंतु अगर ये एक नॉन इंटीजर आई तो हमें इससे पिछला वाला इंटीजर कंसीडर करना है। आर के लिए हम पिछला वाला इंटीजर कंसीडर करेंगे और हमारी नेक्स्ट टर्म जो होगी वो आर प्लस वन टर्म होगी, वो हमारी ग्रेटेस्ट टर्म हो जाएगी बायनोमियल एक्सपेंशन की। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि कैसे हम इसे कर रहे हैं। बेसिकली हमने कुछ नहीं किया, हमने यहाँ से देखा कि यहाँ से एक टर्म दूसरी टर्म से ग्रेटर है तो उसके लिए क्या कंडीशन हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। ओके गाइस, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट आता है एक नेगेटिव इंडेक्स के लिए अगर हमें बायनोमियल थ्योरम लिखना हो तो एक स्टैंडर्ड बाय डेफिनेशन हमें ये दिया गया है कि वन प्लस एक्स की पावर एन को और एन इज काफी बड़ा, यानी कि कहने को x इज मच मच लेस देन n, इस वाले केस के लिए अगर हम कंसीडर कर रहे हैं तो हम बहुत ही छोटे यानी कि वन प्लस एक्स रेज टू द पावर एन जिसमें मॉड एक्स लेस देन वन वाली कंडीशन पहले ही अप्लाइड है, तो इसको हम इंफिनिटी तक ले जा सकते हैं। तो ये आ जाता है वन प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन बाय टू फैक्टोरियल की पावर ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू बाय थ्री फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाता है। देखो एक पावर, फिर उसके बाद ये वाली चीज n है, ये nc0, ये nc1, ये nc2, काइंड ऑफ nc2 है, नॉट एग्जैक्टली nc2, बट नहीं कह नहीं सकते हम इसे, एक्चुअल में nc2 नहीं है ना, ठीक है। n इंटू एन माइनस वन बाई टू फैक्टोरियल n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, तो वो एक सीक्वेंस बन गई। ओके, जब इसमें x की जगह दोनों जगह माइनस डाल दिया तो ये इस तरीके का कुछ बनता है, इसको याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मल्टीनोमियल थ्योरम में हेल्प करता है, ठीक है। हालांकि इतना रेलेवेंट नहीं रहता है, पर क्योंकि कहीं ना कहीं वो अगर कहीं सिलेबस में लिखा हो तो वो इम्पोर्टेंट बन जाता है। इन तीनों का उतना सिग्निफिकेंस हमारे उस लेवल पे नहीं है, पर हम इसे याद रख सकते हैं क्योंकि हमें इसमें सिंपल सी बात है, n को -1 डालेंगे तो ये रिजल्ट बन जाएंगे।
ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स जनरेट हो जाते हैं, तो इसमें आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। डू हिट द लाइक बटन, डू शेयर, डू सब्सक्राइब, press the bell icon for the latest updates. Stay connected, stay safe. So this was all from this video. We'll meet in the next video. Until then, bye.